हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के क्लास 10 के बच्चों के लिए विषय विज्ञान का A to Z सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट 2022 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं यहां पे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का विषय विज्ञान का A to Z सॉल्यूशन करवाऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है ये भी आपको टिप्स एवं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो भी प्री बोर्ड का पेपर मिलता है यहाँ पे नाम लिखना होता है, फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। आपका समय 3 घंटा 15 मिनट का जो मिलता है, जो आपका शुरुआती का 15 मिनट मिलता है, आपका पेपर पढ़ने का यहाँ पे टाइम मिलता है, ठीक ना। पेपर आप में क्या आया है क्या नहीं आया है ये आप देखने को यहाँ पे टाइम आपका 15 मिनट दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे पूरा यहाँ पे 70 नंबर के यहाँ पे पेपर आता है, ठीक ना। तो अगर आप भी चाहते हैं 70 में 70 स्कोर करना, ठीक ना, 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक ना। मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट बता दूंगा कि आप कैसे 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं कि यह प्रश्न पत्र 3 खंड क, ख और ग में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा, जिसमें 4 उत्तर दिए गए होंगे। उन 4 उत्तर में से केवल एक उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक ना। तीसरा का यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए, ठीक ना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों में के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। इतनी चीज़ें आपको निर्देश में फॉलो करना होता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस साइंस के खंड क को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। खंड क को स्टार्ट करेंगे, फिर हम खंड ख और खंड ग को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए, खंड का मतलब यहाँ पे फिजिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका भौतिकी से यानी कि भौतिक विज्ञान से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होगा 26 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप गिन सकते हैं 26 नंबर का खंड क से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना और यहाँ पे वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो सबसे पहले समझिए कि आभासी प्रतिबिंब कब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब कब और कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कि इसके अंदर वाले भाग से यानी कि मतलब कि इसके ऊपरी भाग पे कलई किया होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण मतलब कि इसके ऊपरी भाग पे कलई किया होता है और इसके दबे हुए भाग से क्या होता है तो मतलब कि ये परिवर्तित होता है। जब आप यहाँ लाइट डालेंगे तो इसके दबे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाशित होगा प्रकाश, ठीक ना। तो इस तरह से आपका अवतल दर्पण बनाया जाता है। और अवतल दर्पण में जो भी यहाँ पे इस साइड प्रतिबिंब बनती है वस्तु से बहुत ही बड़ा बनती है और आभासी बनती है, ठीक ना। इस तरह जो बनेगी एकदम मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जबकि इस साइड दर्पण के इस साइड जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु मतलब कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी बनेगा। आप उसे इमेज बस खाली आप उसे बस अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं बस, बल्कि उसे आप पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो उसे आप क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो बनेगा किस दर्पण में बनता है तो आपका अवतल दर्पण में बनता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि किसी भी यहाँ पे प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। ओम मीटर, यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ओम मीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक ना। ओम मीटर है, फिर कुलाम है, वोल्ट मीटर है, ओम है। तो प्रतिरोधकता होती क्या है ये पहले आप समझ लीजिए, ठीक ना। तो प्रतिरोधकता जो होती है किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। मतलब कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से किसी भी धारा के प्रवाह को विरोध करेगा, ठीक ना। इसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, ठीक ना।
इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता का एक अलग नाम है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं। और नोट करने का सबसे सटीक तरीका, सबसे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर यहाँ पे क लिखेंगे, और क का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ब वाला सही है, और उसका आंसर क्या है, अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब, ठीक ना, ब लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक, अवतल दर्पण द्वारा, इतनी चीज़ें, ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, तो ओम मीटर है, ठीक ना, ओम मीटर। और प्रतिरोधकता होता क्या है ये भी हमने बता दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका अ सही है, तो अ लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक ना, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि R जो होता है, R बराबर होता है रो L बाई ए, ठीक ना, R बराबर रो इंटू L बाई ए होता है, ठीक ना। किसी भी सिलेंडर में जो भी यहाँ पे प्रतिरोधकता होती है उसका ये फार्मूला होता है, ठीक ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा इसमें से कौन उत्पन्न करता है, जनरेटर उत्पन्न करता है, या गैल्वेनोमीटर करता है, या एमीटर करता है, या मोटर करता है, ठीक ना। तो जो भी आप जनरेटर सभी लोग देखे होंगे, ठीक ना, शादी विवाह में जो भी यहाँ पे आपका जनरेटर लगा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करता है। तो ग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे अ लिखेंगे, और यहाँ पे जनरेटर यानी कि जनित्र लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जनित्र लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, या दृष्टि पटल के द्वारा, या पक्षमाभी द्वारा, या परितालिका के द्वारा। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसे बदल सकते हैं। तो जो भी आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं शिथिल होती है, और शिथिल होने की वजह से लेंस पतला हो जाता है, इसके लेंस मतलब कि, और यह क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और लेंस का जो रेडियस होता है R, यानी कि अभिनेत्र लेंस की जो भी यहाँ पे रेडियस होती है वो कम हो जाती है, इससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ जाने के साथ साथ हमें क्या होती है कि हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देने लगती है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिलेरी मतलब कि मसल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी द्वारा, ठीक ना, पक्षमाभी द्वारा। इसका यहाँ पे जनरेटर आंसर सही हो जाएगा, और इसका ओम मीटर सही हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से बहुविकल्पी को करेंगे। चलिए अब यहाँ पे समझिए कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है, ठीक ना। देखिए वाहन के साइड में जो भी आपकी बाइक लगी होती है, या कार या मोटर गाड़ी लगी होती है उसके साइड में देखते हैं कि साइड पीछे की वस्तु को देखने के लिए एक दर्पण का यूज किया जाता है। तो कौन सा दर्पण यूज किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो दर्पण यूज किया जाता है, तो आखिर क्यों दर्पण हम यूज करते हैं ये आपको क्वेश्चन में लिखना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और दूसरा का क। तो हम देखिए कभी भी हम वाहन में हम दर्पण के यूज करेंगे तो हम अवतल दर्पण के यूज करेंगे, ठीक ना, अवतल दर्पण का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो अवतल दर्पण का। हम यहाँ पे लिख देंगे अवतल दर्पण, सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, ठीक ना। किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का, अवतल नहीं दर्पण, अवतल दर्पण का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। और उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं समझिए पहले, क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है अपने उठे हुए भाग से क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण तो ये हो गया, लेकिन देखिए अगर कोई भी छोटी छोटी वस्तु को देखना है, पीछे की वस्तु को देखना है, तो उत्तल दर्पण ही अपने में क्या करता है, तो दिखाता है, ठीक ना, उत्तल दर्पण ही दिखा सकता है। जबकि अवतल दर्पण में आप कंडीशन समझ ही गए होंगे, अवतल दर्पण मतलब कि दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं को दिखाने के लिए काम होता है। जबकि उत्तल दर्पण होता है आपका छोटी छोटी वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पे उत्तल दर्पण लिख लेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, ठीक ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरका का ख है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ख डालेंगे और ख का सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। समझिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, जो भी चीज़ यहाँ पे दी गई है यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया गया है,
और क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। फोकस दूरी कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है, तो अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की कभी भी फोकस दूरी क्या होती है, तो निगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम निगेटिव लिख लेंगे। अब देखिए, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। तो 10 सेंटीमीटर दूर क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को आप भी से डिनोट करेंगे और ये भी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम निगेटिव ही लेंगे, ठीक ना। क्योंकि क्यों लेंगे, क्योंकि ये दर्पण के सामने बन रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, कितनी दूर रखना है, यानी कि वस्तु की दूरी रखना है, तो यू की वैल्यू निकालना है। तो आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे, लेंस के लिए आपका होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू यहाँ पे वो 1/15 माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/10 माइनस में माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं, तो 1/u बराबर 1/15 माइनस 1/10 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/u बराबर हो जाएगा 10 और 15 प्लस हो जाएगा आपका 30। तो 30 तो 15 गुना का 30, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक ना। ये 2 माइनस 3 लिखा गया है, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे इसको आप 2 माइनस 3 लिखिएगा, ठीक ना। 2 माइनस 3 बराबर 1/30 आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो यू का वैल्यू जो होगा आपका माइनस 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यू का वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर आने का मतलब यही होता है कि वस्तु सामने रहेगी दर्पण के, ठीक ना। इस तरह से हम कर जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है कि जरा दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे करते हैं, ठीक ना। जरा दृष्टि दोष, तो सबसे पहले समझिए जरा दृष्टि दोष को हम बोलते क्या है, तो इसको हम प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे ग का सलूशन निकालेंगे, ग वाले का, क ख कर लिए और ग वाले का सलूशन निकालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक ना। प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। और प्रेस बायोपिया के हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या है, तो इसमें व्यक्ति को दूर और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या होती है, इसमें व्यक्ति को दूर और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक ना। और इसका निवारण हम कैसे करेंगे, तो इसका हम निवारण दूर और पास दोनों की वस्तु को देखने के लिए हम द्विफोकसीय लेंस का यूज करेंगे। किसका हम यूज करेंगे, द्विफोकसीय लेंस का, द्विफोकसीय लेंस का यूज करेंगे, ठीक ना। जरा दृष्टि दोष में हम द्विफोकसीय लेंस का यूज करेंगे। तो आप दूर की भी वस्तु देख सकते हैं और नज़दीक की भी वस्तु देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तिसरका का क। तो प्रश्नोत्तर संख्या तिसरका का क, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक ना, प्रश्नोत्तर संख्या तिसरका 3। और इसका हम करना है सॉल्यूशन, पहले क वाला करना है। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक ना, इतना इजी में मत लीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा। तिसरका क करेंगे, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो मेनली प्रकाश के 2 नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 नियम लिख के बताऊँगा, ठीक ना। 3 नियम मैं बताऊँगा कि सबसे पहला जो नियम होता है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई एक रुक्ष तल है, ठीक ना, ये कोई एक रुक्ष तल है। तो सुनिए ये क्या है, एक रुक्ष तल है और यहाँ से कोई भी किरण आ रही है, ये आपका होता है अभिलंब। इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे। और जब यहाँ से कोई भी, जितना एंगल पे आप प्रकाश यहाँ पे डालोगे, ठीक ना, उतना ही एंगल पे ये प्रकाश पर मतलब कि रिटर्न हो जाएगी, ठीक ना। उसी डायरेक्शन में क्या होगी, उसी तल में क्या होगी, तो प्रकाश मतलब कि रिटर्न हो जाएगी। इसे आई बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसे आप क्या बोलते हैं, आई मतलब कि आपतित किरण, आर मतलब कि परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मतलब कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है, ठीक ना। दूसरा नियम क्या बोलता है कि परावर्तित किरण और मतलब कि
देखिए दूसरा का नियम ये बोलता है कि दूसरा का नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण पे जो यहाँ पे एंगल जो बनाएगा यहाँ से उसे आपतन कोण बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। अगला यहाँ पे नियम ये बोलता है तीसरा का नियम ये बोलता है कि परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल, इसकी जो आवृत्ति और चाल कभी भी आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक ना। इसकी आवृत्ति और चाल कभी भी बदल नहीं सकते हैं आर की, ठीक ना। तो ये 3 नियम हो गए। चलिए अब हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ पे दूसरे का क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात करिए, ठीक ना। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको हम आपको सॉल्यूशन के माध्यम से करके दिखाते हैं कि इसको आप कैसे इजीली आप कर सकते हैं, ठीक ना। इसे आप आसानी से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जितनी भी चीज़ें दी गई है उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक ना। तीसरा का यहाँ पे क है, ये हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, आपको आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू दी गई है कितना, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दूरी का मतलब कि यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो कभी भी जो यू की वैल्यू होगी अवतल दर्पण में हमेशा निगेटिव होगी। और फ्रेंड्स आपको ये बताइए कि आपको क्या करना है, प्रतिबिंब की गणना करना है, ठीक ना। प्रतिबिंब की गणना करना है, तो प्रतिबिंब की हम v से डिनोट करते हैं। फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर जो होता है 1/u, चाहे 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक। कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे देखिए हमको f की वैल्यू काउंट करना है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r की वैल्यू 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका जो f की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, तो निगेटिव होती है। तो फोकस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से फोकस की वैल्यू रख लीजिए 1/-10 प्लस 1/-5 फिर 1/u। सॉरी यहाँ पे v की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो ये आपका -5 हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका -5 हो जाएगा। चलिए ये तो आपका अभी गणना आप बता नहीं सकते हैं कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/v को आप सिंपली ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको आप इधर लाइए। तो 1/5 माइनस 1/10, ठीक ना। इसको आप हल कर लीजिए। तो 10 ये आपका 2 - 1 यानी कि 1/10। तो v का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दर्पण के कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1/10 यानी कि v की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। जब का ब है 15 सेंटीमीटर दूर रखना है, तो इसमें यू की वैल्यू हम 15 सेंटीमीटर रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस हमारा चेंज नहीं होगा, फोकस को हम -10 ही सेंटीमीटर रखेंगे। और यहाँ पे यू की वैल्यू बदल जाएगा, यू की वैल्यू माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू आपको निकालना है। तो सभी लोग जानते हैं अभी फार्मूला कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू मतलब कि 1/10 बराबर यहाँ पे 1/v आपका निकालना है, और यहाँ पे -1/15 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/v जब निकालेंगे तो 1/15 और यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, 1/10 कर देंगे। सिंपली इसका आप हल करेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा। ये 1 माइनस यहाँ पे 2 यानी कि -1/30। तो v का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो माइनस में 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरीके से आप तीसरा का हल करेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, आप ये देखिए कॉम में 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने पहला वाला बता दिया, तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीसरा में 2 प्रश्न आता है, ख वाले को हल करेंगे, ठीक ना। आप इसे हल करिए या आप इसे हल करिए, कोई भी हल करिए। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखना है, आसान है, और मात्रक लिखना है, ये भी आसान है, ठीक ना। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो देखिए समझिए। विद्युत विभवांतर यानी कि इसे वोल्टेज बोलते हैं, ठीक ना। तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है, सुन लीजिए कि इकाई मतलब कि यूनिट धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो v बराबर W/Q होता है, ठीक ना। तो v बराबर W/Q, चूँकि ये कार्य हमेशा ऋणात्मक ही होता है, ठीक ना। तो v बराबर W/Q यानी कि एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में कितना कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। और यहाँ से विभवांतर की आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो विभवांतर की यूनिट आप निकालेंगे तो एसआई यूनिट आपका होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए कि 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में है और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है। समझिए, तो सबसे पहले समझिए कि समांतर क्रम में प्रतिरोध होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है, समझिए क्या होता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/, यहाँ पे क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 1/r बराबर हम लिखेंगे तो 1/r1 r2 r3 r1 r2 r3 10 20 30 आप लिख लीजिए। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम 60 होगा। ये 10 का 60, ये 20 तियाई 60, ये 30 दूना का 60। तो 6 3 9 और 9 2 11/60। तो आर की वैल्यू जो आएगी 60/11 आ जाएगी, 11 ओम। ठीक ना, और प्रतिरोध का वैल्यू यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक ना, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम हो जाता है। अब देखिए समांतर क्रम वाला कर लिए, अब हम श्रेणी क्रम वाला करेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम और ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, सीधे आप ऐसे ही जोड़ दीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक ना, सिंपली आप ऐसे ही जोड़ दीजिए। R1 R2 R3 को आप सिंपली ऐसे जोड़ेंगे तो 10 20 30 को आप ऐसे ही जोड़ दीजिए। तो R बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 30, तो 30 30 60 हो जाएगा, तो 60 ओम हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और साथ में ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि खी चक्कर सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मोटर का काम क्या होता है। विद्युत मोटर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, विद्युत मोटर का काम ये होता है, जो आप अपने घर पे देखते होंगे मोटर जो लगा होता है पानी निकालता है, तो क्या होता है उसका काम, किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर कैसे चलता है, तो जब आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो आपका ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो मोटर जब चलना स्टार्ट हो जाएगा तो मोटर में करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधे ही क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ से करंट दिए और ये करंट क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी पानी निकालना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, पानी निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक ना, तो इस तरह से आपका मतलब कि मोटर काम करता है। और मोटर कैसे दिखता है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसका कार्यविधि अपने तो आप समझ ही लिया कि इसका कार्यविधि मेन क्या होता है, आप इस पर ही बना करके लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले लेक्चर के माध्यम से अगला जो आपका वीडियो होगा खंड ख और खंड ग दोनों एक ही में मैं बता दूंगा। अभी मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो गया, इसलिए मैं अब ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। ठीक ना, आप भी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते हो। ठीक ना, इसलिए मैं अगली लेक्चर के माध्यम से खंड ख और खंड ग दोनों बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपका सेशन लेक्चर कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।